है आपका आज इस नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने प्रीवियस वीडियो में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में जाना था, जहाँ पे अपन ने पूरा बेसिक जाना था कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। और इस वीडियो में अपन एक्चुअली में जानेंगे कि कैसे एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उससे पहले देख लीजिए, मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको समझ में ना आए। इसलिए पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी लगेगा। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक देख लिया है तो चलिए अपन अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो लाइट रिएक्शन का जो सिंपल सा मीनिंग होता है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है एटीपी और एनएडीपीएच के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं, तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। ऐसा अपन क्यों बोलते हैं कि फोटो का मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी का, ठीक है। तो लाइट की मदद से अपन एटीपी का जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एटीपी और एनएडीपीएच। तो जो फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है वो भी दो तरीके का है, ठीक है। एक है नॉन साइक्लिक, जिसको अपन पहले पढ़ेंगे, ठीक है, और है साइक्लिक, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं नॉन साइक्लिक की, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब अपन एक एनसीईआरटी का डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसको आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए अपन अपना डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिगमेंट के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोर्स है लाइट का, सन अपना लाइट। अब लाइट क्या होती है, दोनों पे आके पड़ती है, दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ पे अपन पहले डायग्राम बना रहे हैं, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ये दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे अपनी लाइट पड़ रही है। अब जैसे ही इस पे पिगमेंट पे लाइट पड़ती है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सर्कुलिंग जो ऑर्बिटल है उसको छोड़ के आउटर ऑर्बिटल में, मतलब एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का जंप होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो बाहर जाएगा वो एटम से, और जैसे ही बाहर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे कैच कर लेगा। अब यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैच कर लिया है, जो जिसको अपन बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इसको एक चेन ऑफ रिएक्शन में आगे ट्रांसफर कर देगा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें चला जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। अब यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन अपने पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहीं पे क्या होता है, एडीपी से प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक और फॉस्फेट से लेके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आ गया, तो यहाँ पर भी जैसे ही लाइट इस पर पड़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से जंप करेगा और दूसरे एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गया। अब जब वापस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा, ठीक है, अपनी एनर्जी जब नीचे आएगा तो यहाँ पे NADPase एंजाइम होता है, NADPase एंजाइम होता है, जिसकी मदद से
क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक्टिवेट करेगा इस एंजाइम को, और NADP+ से क्या बन जाएगा अपना NADPH। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे पहले लाइट आती है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे पड़ती है। तो जो पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसको अपन बोलते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि पहला जो लाइट आती है, कन्फ्यूजिंग के लिए नाम रखे गए हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं नाम से। तो पहले जो लाइट जिस पे पड़ती है उसको अपन बोलते हैं PS सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। और जो दूसरा जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो दोनों के नाम इस तरीके से हैं कि पहले लाइट आती है फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, फिर लाइट आती है फोटो सिस्टम सेकंड पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है और यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और एनसीईआरटी में ये क्लियरली बताया गया है अपन को कि जब लाइट आती है तो फोटो सिस्टम सेकंड मतलब ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है रेड कलर की, और ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो भी रेड कलर की ही है। ठीक है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इसको अपन अप हिल बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली है तो वो अप हिल जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो वो क्या होता है, अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है, हम कह सकते हैं उसका रिडॉक्स पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसको अपन डाउन हिल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, डाउन हिल प्रोसेस। तो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से नीचे की तरफ आता है, अपनी एनर्जी को लूज़ करता जाता है, उसको अपन डाउन हिल प्रोसेस बोलते हैं। यहीं पे जैसे वापस ऊपर जा रहा है तो इसको अपन अप हिल बोल सकते हैं वापस। ठीक है, और जैसे ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको भी अपन डाउन हिल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन अप हिल जा रहा होता है या फिर डाउन हिल जा रहा होता है, या फिर उसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम की तरफ जा रहा होता है। तो अपन साफ साफ जानते हैं कि डाउन हिल के टाइम पे ही ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है, और कह सकते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल से जब नीचे जाता है तो इलेक्ट्रॉन का, और हम कह सकते हैं ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने वैसे ज़्यादा क्लीन नहीं बनाया, एनसीईआरटी में क्लीनली दे रखा है आपको, जिसकी मदद से आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जिसकी मदद से अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या, यहाँ से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उसको छोड़ के चले जा रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं रहे। तो इसके पास इतने तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते कि ये देता ही रहे देता ही रहे, क्योंकि इसको भी तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ हमेशा देती नहीं रह सकती, उसको इक्विलिब्रियम पे मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है और यहीं पे अपन को यहाँ पे इसका आंसर मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब अपन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं से आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे आते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन आती है वो आती है 2H2O। ठीक है, यहाँ से आगे बनता है 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे, यहाँ पे वाटर ब्रेक हो रहा है और 4 हाइड्रोजन या बोल सकते हैं 4 प्रोटॉन बना रहा है, O2 बना रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक्साइटेटमेंट के लिए यूज़ हो जाते हैं। ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है तो ऑक्सीजन वहाँ पे यूज़ हो जाती है। अब बचते हैं ये 4 हाइड्रोजन। अब बात ये आती है कि ये 4 हाइड्रोजन भी कहीं पे यूज़ होते हैं, तो हाँ, ये 4 हाइड्रोजन भी आगे ATP के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो अपन थोड़ा ही वीडियो में आगे जाके देखेंगे। और ये बात याद रख लीजिएगा, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉरी ये सिर्फ और सिर्फ PS सेकंड में ही होता है। फोटो सिस्टम सेकंड में ही वाटर का स्प्लिट होता है। और ये जो PS सेकंड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द इनर मेम्ब्रेन, एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड।
ठीक है। अब ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड की, तो वहीं पे वाटर का स्प्लिट भी होगा और ये जो 4 हाइड्रोजन है वो भी थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन की तरफ ही ले जाते हैं। हम कह सकते हैं थाइलाकोइड की इनर, हम कह सकते हैं इनर जो ल्यूमेन है उसमें ये जो 4 हाइड्रोजन है वो इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है कैसे यूज़ होता है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए वो अपन आगे जानते हैं। उससे पहले अपन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो भी समझ लेते हैं कि नॉन साइक्लिक तो आपको समझ में आ गया, 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का यूज़ होता है और दोनों कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन जो साइक्लिक होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का यूज होता है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब अपन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। तो साइक्लिक, जैसे कि मैंने कहा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ही उसका यूज़ होता है, किसका, फॉर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, तो जिसको अपन लिख सकते हैं क्लोरोफिल 700। P700 से आप समझ गए होंगे कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS फर्स्ट का यूज़ होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया है कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ना, इसको अपन जेड स्कीम भी बोलते हैं। जेड स्कीम का मतलब होता है, जेड स्कीम इसका नाम रखा गया है इसके रिडॉक्स पोटेंशियल के ऊपर। जब आप इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को नोटिस करोगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो जेड लाइन में प्रोसेस होता है, इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं और ये रिडक्स पोटेंशियल के बेस पे रखा गया है। ये एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है, लाइट अपना सोर्स फिर से सन, ठीक है, ये मार्कर, यहाँ से लाइट आती है, ठीक है। लाइट आने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जंप होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गए, वहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अपने प्रीवियस वाले में देखा था, PS फर्स्ट के बाद ये NADPH का प्रोडक्शन करता है और PS सेकंड में ये आगे ट्रांसफ़र होकर AC के पास आ जाता है PS सेकंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन्स वापस इसी के पास आ जाते हैं। और कैसे आते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, ATP का। और किससे करता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये ATP का प्रोडक्शन करता है, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है। और वहीं पे अपन जेड स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पे ATP प्लस एंड ADPH दोनों का प्रोडक्शन हो रहा था। तो ये दोनों एक डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है। वो इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो वर्क करता है जब लाइट बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की प्रेजेंट होती है ओनली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, प्रीवियस नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या देखा, वाटर का स्प्लिट होता है। अब अगर वाटर टूट रहा है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से आती है प्लांट को, हर चीज़ के लिए प्लांट सन से आती है, लाइट से आती है, ठीक है। लेकिन जब जो लाइट की एनर्जी है वो ही कम होगी तो क्या होगा, वाटर का स्प्लिट तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो क्या होता है उस टाइम पे प्लांट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का यूज़ करता है, जहाँ पे जो लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर होती है जब ही लाइट का यूज़ होता है। अब 680 नैनोमीटर का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो लाइट होती है उसमें 2 टर्म यूज़ होते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो जो लाइट की एनर्जी होती है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। तो ये थोड़ा फिजिक्स का फॉर्मूला आ गया है, लेकिन अगर आप समझोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये लाइन को याद रखना कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की लाइट पे परफॉर्म होता है,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो जैसे जब लाइट की एनर्जी कम होगी तो प्लांट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा, और जैसे ही एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्लांट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा, जहाँ पे एटीपी एनएडीपीएच का भी प्रोडक्शन होगा। तो मतलब बात यह है कि अगर एनर्जी प्रेजेंट है तो प्लांट ढंग से परफॉर्म करेगा, और जब एनर्जी कम प्रेजेंट है तो वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करके भी खुश रहेगा। ठीक है। तो ये सिंपली ये अपन को एक्सप्लेन करता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये क्या होता है, ये ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो चलिए अपन कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ लेते हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है। इस प्रोसेस के लिए अपन को फोटोन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी प्रोटोन ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है। प्रोटोन ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब है हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है। यहीं पे अगर फोटोन ग्रेडियंट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जो होता है थैलाकॉइड में प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। और वहीं पे अगर अपन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में जो प्रोटोन ग्रेडियंट होता है वो फॉर्म्ड होता है एट द इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब जैसे कि अपन जानते हैं फोटो रेस्पिरेशन में भी एटीपी का मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और रेस्पिरेशन में भी। तो दोनों में प्रोटोन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ती है। फोटो रेस्पिरेशन में थैलाकॉइड में होता है, और रेस्पिरेशन के टाइम पे इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो इसकी बात तो अपन बाद में करेंगे जब अपन रेस्पिरेशन के चैप्टर पे आएंगे, लेकिन अभी अपन फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे फॉर्म्ड होता है। तो ये ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे फॉर्म होता है, और प्रोटोन ग्रेडियंट की मदद से ही अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इसको अपन एक डायग्राम और एकदम स्टेप वाइज जानेंगे कि कैसे ये होता है। तो प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म होने के 3 रीजन बताए गए हैं एनसीईआरटी में अपन को। पहला है वाटर स्प्लिटिंग। ठीक है। तो अपन ने प्रीवियस रिएक्शन में देखा था कि 2H2O से क्या बनता है, 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये यूज़ हो जाते हैं, ये यूज़ हो जाते हैं। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है, एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने कहा था, मतलब ये जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है ये प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। सेकंड, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रोटोन ग्रेडियंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद अपन जानेंगे कि उस ग्रेडियंट की मदद से एनर्जी कैसे बनती है, एटीपी कैसे बनता है। ठीक है। सेकंड रीजन बताया गया है, सेकंड रीजन को अपन एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपन एक डायग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से आप जो सेकंड रीजन है उसको ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है। और ये जो मैं डबल लाइन बना रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मेम्ब्रेन को। और मेम्ब्रेन किसकी है, थैलाकॉइड की। ठीक है। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अपन का प्रेजेंट होता है PS2। PS2 जब वाटर स्प्लिट करेगा तो 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ये ल्यूमेन है थैलाकॉइड की। ठीक है। ल्यूमेन में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को जंप होगा यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे, जिसको अपन प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे हाइड्रोजन एक्सेप्टर को
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या करता है, बाहर जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ से हाइड्रोजन H+ लेगा और इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और आगे ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को PS फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा और ल्यूमेन की इनसाइड में ये हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड रीजन बताया गया है ये है हाइड्रोजन एक्सेप्टर के कारण। हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर के कारण ये जो हाइड्रोजन है ये स्ट्रोमा से थैलाकॉइड के ल्यूमेन में आ जाता है। तो ये सेकंड रीजन है। और जो थर्ड रीजन बताया गया है अपन को प्रोटॉन ग्रेडियंट के क्रिएट होने के लिए, यहाँ पे क्या होता है, PS सेकंड वापस इलेक्ट्रॉन को जंप कराएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास सेंड कर देगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, NADPH को एक्टिवेट करेगा, NADPH को। अब NADPH क्या करता है, NADPH क्या करता है, NADP का प्रोडक्शन करता है। और इसके लिए NCERT में अपन को रिएक्शन दी गई है, जो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। NADP+ को NADPH में कन्वर्ट करता है, ठीक है, +H में। तो ये जो हाइड्रोजन है NADP+ को रिड्यूस करने के लिए ये आउटर स्ट्रोमा से ही लेता है हाइड्रोजन को, और क्या करता है, जो थैलाकॉइड है, मतलब ये जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के आउटर साइड में हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करता है और इन साइड में H+ की कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण क्या होता है, pH यहाँ का डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और आउटसाइड द स्ट्रोमा में क्या होता है, pH इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी थर्ड रीजन अपन को बताया गया है, जो है NADPH रिडक्टेज, DP रिडक्टेज। ठीक है, तो ये अपन को 3 रीजन बताया गया है जिसके कारण फोटोन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि फोटोन का ग्रेडियंट तो फॉर्म हो गया, लेकिन एनर्जी कैसे सिंथेसाइज हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन पे ही एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 चीज़ों से बनी हुई होती है। ठीक है, इस वाली प्रोटीन को अपन बोलते हैं F0 और इस वाली बोलते हैं अपन F1। ठीक है, मार्कर F1 प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, F0 तो होती है इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज़न के लिए, हाइड्रोजन के डिफ्यूज़न के लिए, हाइड्रोजन डिफ्यूज़न के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और ये जो F0 होता है इसी में क्या प्रेजेंट होता है, ATPase। अब जैसे ही ये जो ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन ग्रेडियंट का, NCERT में अपन को पॉइंट दिया गया है कि जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो होती है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट। तो ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि कीमो हाइपोथेसिस में क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रो एनर्जी रिलीज़ होने का कारण क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन होने का कारण क्या होता है, वो होता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन इससे ट्रांसफ़र होगा और ATPase में चेंजेस करेगा। ठीक है, इसको इनफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो F1 पार्टिकल है इसमें ATPase प्रेजेंट होता है, तो एनर्जी के कारण इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं और ATPase ATP का प्रोडक्शन करता है। तो इसकी मदद से आप इजीली समझ गए होंगे कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम है, तो हाइड्रोजन हाई टू लो मूव करने की कोशिश करेगा। हाई टू लो जब मूव करेगा तो वो इस चैनल के थ्रू जाएगा और ATPase को एक्टिवेट करेगा और ATP का प्रोडक्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कीमोस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है और जो फोटोन ग्रेडियंट है, इसका एक टर्म आता है, इसका एक पॉइंट आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। वो क्या है,
वो क्वेश्चन आता है कि कीमो हाइपोथेसिस जो है वो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, तो वो आप सुन लीजिए, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। तो कीमो ऑस्मोसिस में जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, ठीक है, ए प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप का मतलब है इस ल्यूमेन में जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई गई है वो प्रोटॉन पंप की मदद से बढ़ाई गई है, जिसको अपन इन 3 रीजन की मदद से समझ सकते हैं। मतलब ये 3 रीजन जो है वो प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहे हैं। फिर है प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये तो 3 हो गए। और जो लास्ट वन है वो क्या है, ATPS। अब अगर ATPS ही नहीं होगा तो एनर्जी का सिंथेसिस कैसे होगा। तो एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रोटॉन पंप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये 3 रीजन प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहे हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ल्यूमेन में, और ATPase जो ATP का प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन सभी जो प्रोसेस के कारण लाइट रिएक्शन अपनी कंप्लीट होती है, जहाँ पे ATP और NADPS का प्रोडक्शन हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो अपन ने फोस्फोराइलेशन पढ़ा था, उसमें भी एक और डिफरेंस आता है कि जो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है वो परफॉर्म किया जाता है स्ट्रोमल लैमिना में, ठीक है। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है वो होता है थाइलाकॉइड में, ठीक है। और इस लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है वो इमीडिएटली यूज हो जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायो सिंथेटिक रिएक्शन। मतलब शुगर बनाने के लिए उसका डायरेक्टली यूज हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला हो, और अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे अपन डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे।